जो एथलेटिक बिल्बाओ यहाँ पर एफसी बार्सिलोना के साथ कहते हैं ना, उसको खुंदक कहता है, खुंदक। लेकिन आज के इस एपिसोड में हमारे पास तड़कती फड़कती खबर है और खुद के गिरबान में अगर हम जाके तो भैया रॉड्रिगो के साथ जो चीज़ें पता चल रही हैं वो देखो फुटबॉल के टर्म में अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन अगर थोड़ा सा इंसान वाली चीज़ों ना, फीलिंग्स वाली वाइब पे अगर हम बात करें, इमोशनल टर्म्स में अगर हम बात करें तो मामला थोड़ा सा कंसर्निंग लग रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर भाई निको विलियम्स के रिगार्डिंग क्या चल रहा है। अब देखो ये तो पब्लिक डोमेन में सबके सामने आ ही चुका है कि निको विलियम्स का जो दिल है वो बार्सिलोना पे आ चुका है। लवीन यामाल ट्रेंट और बेलिंगम थोड़ी है, ईंट से ईंट नहीं मिल रही। लेकिन निको विलियम्स का दिल यहाँ पर एफसी बार्सिलोना में आ चुका है और कहीं ना कहीं यहाँ पर बार्सिलोना का दिल भी अब निको विलियम्स के लिए ही धड़क रहा है, जो कि आज से लगभग 2 महीने पहले यहाँ पर कहीं ना कहीं खबर आ रही थी कि भाई बार्सिलोना की जो ट्रेन है, जो बस है, वो नहीं रुकेगी निको विलियम्स के दरवाजे पे। लेकिन इसके रिगार्डिंग एक बढ़िया सी यहाँ पर थ्योरी भी सामने निकल के आ रही है, जो कि फैंस इस समय डिस्कस कर रहे हैं, बट तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर, कमेंट सेक्शन से याद आया भाई, सेकंड चैनल पे कल मजा आ गया। माय गुडनेस, तो मेरे 500 लोगों ने सब्सक्राइब करा भाई उस चैनल को। आई लव यू है भाई। रेसिडेंट इविल की सीरीज हम यहाँ पर खेल रहे हैं, लेकिन रेसिडेंट इविल, फीफा, पता नहीं कौन कौन से हम, डेथ स्ट्रैंडिंग, पता नहीं कैसे कैसे गेम्स हम लोग खेलेंगे यहाँ पर। तो डू मेक श्योर, हम लोग रोज रात को 11:30-12 बजे लाइव आते हैं। डू मेक श्योर कि फटाफट से उस पर 20,000 सब्सक्राइबर करवाओ यार। तो स्वाद है फिर तो, सेक्सी है फिर, नेक्स्ट आई शो स्पीड। लेकिन जो कमेंट सेक्शन में तुमको डिस्कस करना है और मेरे को बताना है कि कितना तुम इस चीज को सच मानते हो, वो ये है कि काफी लोग ये मान रहे हैं कि रियल मैड्रिड जो निको विलियम्स के पीछे पड़ी थी, उसके पीछे का रीजन ये था कि अब यहां पर फ्लोरेंटिनो पेरेज ये मानते हैं कि भाई रियल मैड्रिड में भी स्पेनिश प्लेयर होने चाहिए, जो कि कार्वाहाल है, होइसन है। ऐसे में वो मानते हैं कि यहाँ पर निको विलियम्स को लेके आने में वो एक तरीके से बैलेंस बना रहे थे कि स्पेनिश प्लेयर भी रियल मैड्रिड में होने चाहिए। इस पर तुम कितना मानते हो? देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया था कि जब तक रॉड्रिगो का मामला ही सॉर्ट आउट नहीं होता, निको विलियम्स को लेके क्या करते। खैर, निको विलियम्स के साइड से भी ये भी कंफर्म है कि उसको क्या रियल मैड्रिड, क्या यूनाइटेड, क्या आर्सेनल, उसको सिर्फ और सिर्फ बार्सिलोना ही चाहिए। अब आती है बात खुंदक की। देखो ये खुंदक ऐसा है कि पैसा देना है यहाँ पर 62 मिलियन, यानी कि 58 + 4, और बार्सिलोना को सिंपल जाना है ला लीगा के पास कि भैया ये लो बोरा, हम माल लाए, तुम हमको निको विलियम्स अब दे दो, हमें बिलबाओ से बात ही नहीं करनी। लेकिन मामला दिक्कत का ये है कि देखो बार्सिलोना को अभी भी फिलहाल के तौर पे कुछ प्लेयर्स को सेल करना है। यस, अंसु फाटी का हो चुका है डील, एक और प्लेयर है, आई थिंक मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जो कि यहाँ पर आई थिंक किसी क्रोएशियन क्लब में जा चुका है, वो भी 5-7 मिलियन में। ऐसे में यहाँ पर इनको एक और 2-3 बड़ी सेल तो करनी पड़ेगी, मीडियम सेल तो करनी ही पड़ेगी, तभी जा पे या पैसा पे कर पाएंगे। अब ये चीज बिलबाओ को पता है। देखो बिलबाओ को पता है कि इन पे एक बारी में पैसा पे करने के लिए है नहीं है, तो या तो छुपा रहे हैं या फिर जो भी सीन है, अभी पत्ते खोले नहीं है लेपोर्ता ने सारे। लेकिन यहाँ पर ये भी चीज कंफर्म होती हुई दिख रही है और स्पेनिश रिपोर्ट्स ने बहुत बार इस चीज को हाईलाइट किया कि बार्सिलोना फिलहाल के तौर पर यह मान रही है कि भाई यार बिलबाओ यार हमसे इंस्टॉलमेंट में पैसे ले लो यार, ठीक है। तुम इसको ऐसे समझो, मान लो तुम्हारे पास 10,000 रुपए, ठीक है। अब तुमको एक चीज पसंद आई है जो कि 10,000 की ही है, तुम फिर भी प्रेफर करोगे कि एक काम करते हैं, हम 10,000 की चीज ले लेते हैं, उसको ईएमआई पे, यानी कि 5 महीने में हर महीने 2-2 हज़ार रुपए पे कर देंगे, जिससे हमारे पहले महीने सिर्फ 2,000 रुपए खर्च होंगे, 8,000 फिर भी बच जाएंगे, और उस 8,000 से हम शायद से कुछ और शॉपिंग भी कर सके, बाद में 5 महीने में और कमा लेंगे। लेकिन एक बारी में 10,000 रुपए के लिए ये पे कर दिया तो हमारे पास जेब में कुछ नहीं रहेगा। ये थ्योरी बार्सिलोना की है। खुंदक यहां पर बिलबाओ के साथ यह है कि अब खुंदक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैं अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मेरे को कुछ डिटेल्स बिटवीन द लाइंस मेरे को समझ में आई कि बिलबाओ और निको विलियम्स के बीच में एक पैक्ट था। पैक्ट ये था कि भाई देखो सिंपल सी बात है, तू 1 साल रुक रहा है, अच्छी बात है, तू अपने भाई के साथ खेलना चाहता है, तू यूरोपा लीग खेलना चाहता है, यूरोपियन कॉम्पिटिशन बिलबाओ के साथ खेलना चाहता है सान मामिस पे, तो इट्स गुड थिंग। लेकिन डील तब टूट गई जब यहां पर निको विलियम्स ने ये बोल दिया कि मेरा दिल तो बार्सिलोना पे आ गया, मैं तो बार्सिलोना के लिए खेलूंगा। वहां पर बिलबाओ की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, उन्होंने कहा हट भैंस की आंख तेरी, अब कोई यहां पर डील नहीं है। नहीं तो पहले डील के हिसाब से वो रिलीज क्लॉज को इंस्टॉलमेंट वगैरह में, नहीं रिलीज क्लॉज को ना मानते। मान लो आर्सेनल होता तो वो आर्सेनल को कहते तुम रिलीज क्लॉज मत पे करो, तुम हमको उतना ही अमाउंट पे कर दो, हम इंस्टॉलमेंट पे ले लेंगे, ला लीगा में मत जाओ। अब बार्सिलोना कह रहे हैं कि हमसे मत करो, ला लीगा से जो करना है वो करो। फिलहाल के तौर पे काफी रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि बार्सिलोना कॉन्फिडेंट है 1 जुलाई को जब ऑफिशियली विंडो ओपन होगी तो यहां पर वो 1 या 2 जुलाई को पे कर देंगे पूरा का पूरा रिलीज क्लॉज। अब वो ये देखो लेपोर्ता इतना अनप्रेडिक्टेबल आदमी, कुछ कह नहीं सकते। खैर, इसी के साथ अगर बात करें यहां पर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, गार्जियन ने ये अपडेट दिया है कि भाई डी ब्रुयने लिवरपूल जा सकता था। हमको खबर मिली थी, इसको वाइडली रिपोर्ट नहीं किया गया था क्योंकि उसी इतने में शिकागो की बात करें या फिर नेपली की बात करें,
वो फुदक पड़े थे। लेकिन इसी रिपोर्ट पे यहाँ पर और पर्दा डाला जब लाइट पड़ी, तो यहाँ पर यह बात थी कि देखो डी ब्रुयन चाइल्डहुड लिवरपूल फैन था और उसका फेवरेट प्लेयर भी माइकल ओवन था। यहाँ पर लिवरपूल और आर्ने स्लॉट की तरफ से भी इंटरेस्ट था, क्योंकि यहाँ पर डी ब्रुयन ये मानते थे कि मैनचेस्टर सिटी और पेप गार्डियोला ने उसको बिट्रे किया है और उसको कहीं ना कहीं ये मान लिया कि डी ब्रुयन अब हाईएस्ट लेवल पे खेल नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर डी ब्रुयन चैलेंज करना चाहता था कि मैं हाईएस्ट लेवल पे खेल के नहीं बल्कि कंपीट और जीत के दिखाऊंगा। खैर वो नेपली में भी कर सकता है, क्योंकि ऑफकोर्स तुमको पता है सीरिया कितना इंटरेस्टिंग हो गया है पिछले 2-3 सालों से। लेकिन अल्टीमेटली आर्ने स्लॉट ने रिजेक्ट करा इस चीज को और कहा कि नहीं भाई, हम लोग फ्लोरिन विट्स पे ही जाएंगे, चाहे 150 मिलियन खर्च करने पड़ जाए अपने को। इसी के साथ अगर बात करें नेमार की, तो भाई नेमार यूरोप नहीं आ रहा, आई थिंक किसी को उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन सैंटोस के साथ जो उसका जून 30 को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, वो अब रिन्यू करके दिसंबर 2025 तक कर दिया है। जनवरी में एक बार फिर से डिसाइड करेंगे नेमार की भाई वो किस क्लब के लिए खेलना चाहते हैं, क्या वो सैंटोस ही होगा या फिर कहीं ना कहीं वो एक यूरोपियन क्लब के पास जा सकते हैं। मेरे को लगता है कि दो चीजें काफी इंटरेस्टिंग है। पहला यह है कि नेमार इज फाइनली हैप्पी, ठीक है, और आई थिंक नेमार भी ये चीज को समझ चुका है कि एक तो यह है कि यूरोप के मार्केट में इस समय शायद से नेमार फिट नहीं होगा, क्योंकि नेमार देखो पैसों पे रहेगा नहीं। सऊदी में उसने बहुत पैसा कमा लिया है, हाउएवर सऊदी में डील अच्छी गई भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने पैसा तो बहुत छाप लिया। दूसरी चीज यह है कि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का पर्पस दोनों को सर्व करता है, नेमार और अगर हम बात करें सैंटोस की, क्योंकि सैंटोस को ये पता है कि भाई नेमार की हिस्ट्री इंजरी के साथ कुछ तगड़ी है, और नेमार भी ये जानता है कि अगर वर्ल्ड कप 2026, जो कि अगेन एक स्टोरी रोनाल्डो के लिए होगी, रोनाल्डो अब मेसी की क्या स्टोरी है भाई, जीत गया है हर बार आदमी, छोड़ दो भाई उसको। अब अगर एक स्टोरी नेमार के लिए भी होगी, भाई नेमार और रोनाल्डो दोनों का ही आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। ऐसे में नेमार भी समझता है कि भाई देखो शॉर्ट टर्म गोल लेके चलेंगे, और जनवरी में भी मैं तुमको पहले बता दूं, मेरे को अच्छे खासे चांसेस लग रहे हैं कि वो सैंटोस के साथ ही एक बार फिर से रिन्यू ही कर लेगा, क्योंकि अगेन वो मेरे को लगता है रोनाल्डो की बात हो या नेमार की बात हो, दोनों ही प्लेयर फिलहाल के तौर पे नेशनल टीम को अटमोस्ट इंपॉर्टेंस देंगे और क्लब लेवल पे ज्यादा छेड़खानी करेंगे नहीं। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर रियल मैड्रिड की, तो यहाँ पर मामला है थोड़ा पेचीदा। देखो रॉड्रिगो के हिसाब से मामला ये निकल के आया, और ये अब तुम देखो, मैं तुमको एज अ फैन तुमको बोलूंगा, ठीक है, मैं पर्सनली बहुत आर्टिकल पढ़ता हूं और तुम में से भी कोई अगर गीक होगा, नर्ड होगा फुटबॉल का, तो वो भी पढ़ता होगा, लेकिन यहीं पर ही तुमको बिटवीन द लाइंस और कॉमन सेंस और लॉजिक लगाना पड़ेगा। वो ये है कि अगेन रॉड्रिगो का इसलिए सामने निकल के आया एक बार फिर से मुद्दा, क्योंकि रियल मैड्रिड ने जो सेकंड लीग गेम खेला है यहाँ पर, ग्रुप गेम खेला है यहाँ पर क्लब वर्ल्ड कप में, उसमें रॉड्रिगो ने बिल्कुल भी गेम नहीं खेला, जबकि यहाँ पर यंगस्टर्स को मौका दिया गया, रॉड्रिगो को सब्स्टिट्यूट में भी नहीं यूज किया गया। ऐसे में काफी सारे लोगों का ये लाजमी है कि उन्होंने लगा लिया कि भाई गया रॉड्रिगो, पत्ता कट गया। लेकिन मैं तुमको स्पॉइलर अलर्ट पहले ही बता दूं, रॉड्रिगो की जितनी भी रिपोर्ट्स मैंने पढ़े, जब सेंस बनाया, मैंने डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करी, तो मेरे को यही लगा कि रॉड्रिगो की थोड़ा सा मेरे को लगता है चांसेस ज्यादा है रुकने के रादर देन जाने के। इसके पीछे दो कारण है। जितना भी आर्टिकल्स इन डेप्थ मैं पढ़ रहा हूं कि रॉड्रिगो के साथ हो क्या रहा है, वो थोड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पर साइकोलॉजिकल एक मेंटल बैरियर लग रहा है रादर देन स्पोर्टिंग रीजन। क्योंकि जितना भी मैं पढ़ रहा हूं उसमें कहीं भी ये नहीं आ रहा कि जाबी अलोंसो फेल हो रहा है या फिर जाबी अलोंसो थोड़ा हिचक रहा है, हेजिटेट कर रहा है रॉड्रिगो को अपने प्लान। जाबी अलोंसो मानता है कि रॉड्रिगो उसके प्लान में बिल्कुल फिट हो जाएगा और खेल देगा। रॉड्रिगो भी ये चीज मानता है कि वो जाबी अलोंसो के इस प्लान में बढ़िया काम कर जाएगा, और अभी तक कहीं भी ये लिखा नहीं आया कि उसका टाइम का क्या होगा, कि भाई उसको मिनट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। डिस्पाइट कि हमने मस्ती ले ली, डिस्पाइट कि हम आर्दा गुलर को भी खिलाएंगे, डिस्पाइट कि ब्राहिम दियाज भी वहीं रहेगा, और यहाँ पर हमारे पास अटैकिंग आउटपुट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं। बैरियर यहां पर ये आ रहा है कि लोग बता रहे हैं कि कार्लो एंसिलोटी के टाइम पे रॉड्रिगो ऑफकोर्स 2 हफ्तों के लिए चल दिया था, फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक पैक्ट भी हुआ था कि एंसेलोटी ने कहा था कि भाई तू मेंटली अभी थोड़ा ठीक वो है, तेरे को तू साइकोलॉजिकली एग्जॉस्टेड हो चुका है, तेरे को थोड़ा ब्रेक चाहिए। ये खुद रॉड्रिगो के जो एंटराज है उसने एंसेलोटी को कहा था कि भाई इसको अभी 2-3 गेम छोड़ देना। इसलिए ब्राजील में जब मैनेजर बना था तो पहले 2 में उसको बुलाया ही नहीं गया। ऐसे में यहाँ पर काफी लोग ये मानते हैं कि फिलहाल के तौर पे तो लग रहा है कि जाबी अलोंसो शायद से रॉड्रिगो को रोकने में सफल रहे। हाउएवर आर्सेनल के रिगार्डिंग मेरे को लगता है कि आर्सेनल में वेटिंग गेम खेल रही है और चुदेगी। निको विलियम्स के साथ भी वेटिंग गेम खेला, निको विलियम्स ने धोखा दे दिया। इसी के साथ यहाँ पर रॉड्रिगो के साथ भी वेटिंग गेम खेल रहा है और रॉड्रिगो भी नहीं आएगा, मोस्ट प्रोबेबली कि रॉड्रिगो भी शायद से नहीं आएगा। और आई थिंक इसक पे भी अब ये ठुकेंगे। साथ यहाँ पर ग्योकेरेस पे भी वेटिंग गेम खेल रहे हैं और एक्टिते पे भी वेटिंग गेम खेल रहे हैं। आई थिंक आर्सेनल पर्सनली यहाँ पर किसी भी एक प्लेयर पे फुल ऑन जा ही नहीं पा रही, लाइक किसी को भी करनी ही नहीं पा रही। अगेन इजियर सेड देन डन की बात है, हम ये बात
80-100 मिलियन की कर रहे हैं। लेकिन अगर लिवरपूल की बात करें, अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड जिस पर हम बात करेंगे, अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें, बार्सिलोना की बात करें, इन सब की अपनी अपनी सिचुएशंस है। लेकिन सब में एक चीज कॉमन है कि जिस प्लेयर पे एक बार टैग हो गया, जिस प्लेयर को एक बार पकड़ लिया तो फिर पकड़ ही लिया। और इसका प्राइम एग्जांपल तो लिवरपूल है। फ्लोरियन विर्ट्ज के लिए अगर 150 मिलियन खर्च करने पड़े तो कर देंगे, क्योंकि इसलिए नहीं कि पैसा बहुत है, इसलिए कि शायद से आर्ने स्लॉट और उनके पूरे स्टैट्स मैनेजमेंट टीम ने समझ चुके थे भी फ्लोरियन विर्ट्ज काम कर देगा, हमको फ्लोरियन विर्ट्ज का प्लान बी पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आर्सेनल क्या है, एक ही पोजीशन पे 6-7 प्लान्स हैं, 6-7 प्लेयर्स हैं, जोकरस है, एक्तिते है, इसक है, एम्बोमो आ जाएगा, फिर पता नहीं कौन आ जाएगा, पता कितने सारे प्लेयर हैं। लेफ्ट पे फिर रॉड्रिगो खेल जाएगा, एंथनी गॉर्डन खेल लेगा, एंथनी लांगा खेल लेगा, आडेयामी खेल लेगा, गिटन्स खेल लेगा, बट किसी पे भी कंफर्म नहीं है कि हाँ यही कर सकता है, नहीं कर सकता। खैर, मेरे को याद आया लेफ्ट विंगर से कि भाई मार्कस रैशफोर्ड पर्सनली शायद से बार्सिलोना की क्रश है भाई, लपेट रहे हैं, पूरी तरीके से लपेट रहे हैं भाई, समझा रहे हैं सबको कि देखो मैं तो नंबर 9 में बहुत बढ़िया खेल लेता हूं, मैं तो लेफ्ट विंग पे ही बहुत बढ़िया खेल लूंगा। और शायद से लग रहा है कि बार्सिलोना को पटाने में सक्सेसफुल भी एक तरीके से हो ही गया, क्योंकि बार्सिलोना इंटरेस्टेड तो है, लेकिन ऑफ कोर्स खरीदेगी नहीं, उसको लोन पे ही लेगी। एंड आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए इस समय बेस्ट ऑप्शन भी यही है कि वो यहाँ पर लोन पे ही बार्सिलोना के साथ एक डील कर ले, क्योंकि रैशफोर्ड के लिए और कोई ऑप्शन अभी मार्केट में है ही नहीं, क्योंकि रैशफोर्ड के लिए कोई डिमांड ही नहीं है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर एक काफी शॉकिंग अपडेट है, वो है यहाँ पर ओलंपिक लियोन, जो कि फ्रेंच का एक काफी हिस्टोरिक क्लब है, उसको लीग 2 में यहाँ पर डिमोट कर दिया गया है। कहानी थोड़ी समझा देता हूं। देखो मामला यहां पर यह है कि जो डीएमसीजी करके वहां पर एक बॉडी है जो कि सारा पैसा वैसा देखती है लीग 1 क्लब्स का, उसने ये पाया कि यहां पर भाई इनमें 550 मिलियन का डेट है। हाउएवर उसको पिछले ही साल इन्होंने 175 मिलियन तक कम कर दिया था। अब इन्होंने पिछले साल जो अपना लॉस दिखाया था वो 32 मिलियन था, इस साल जब ये लॉस दिखा रहे हैं तो वो 90 मिलियन है, 3 गुना बढ़ चुका है। हाउएवर इसके जो ओनर्स हैं वो यहाँ पर क्रिस्टल पैलेस यानी कि प्रीमियर लीग में भी ओनर्स थे, उन्होंने वहां पर लगभग 40% का स्टेक बेच दिया है। और इसीलिए अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया देखो हम तो अपील करने वाले हैं और हमें पूरा कंफर्म है कि हम लोग यहाँ पर लीग 1 में ही रहेंगे, हम रेलीगेट नहीं होंगे। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो उधर बेचा है हमने हिस्सा, उसका काफी पैसा पड़ा हुआ है और इसलिए जब हम अपील करेंगे तो हमारी अपील सक्सेसफुल हो जाएगी। मैं पहले बता दूं डीएमसीजी यहाँ पर पहले भी बहुत बॉर्डर्स की अगर हम बात करें तो उसको तो टियर 4 में और उसका प्रोफेशनल स्टेटस ही छीन लिया था। इसके साथ पहले भी यहाँ पर इन्होंने ऐसा कर रखा है कि काफी क्लब्स को लीग 2 में या फिर सब्सिक्वेंट डाउन द टियर में उन्होंने यहाँ पर डिमोट कर रखा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओलंपिक लियोन यूएफए के कंपटीशन में यानी कि यूरोपा आई थिंक यूरोपा में वो है, वहां पर वो क्वालिफाई करें। दैट मीन्स कि देखो इसका ये डोमेस्टिक है, इसका यूरोपियन से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि वो खेल सकते हैं, कोई बैन वैन नहीं मिला है। वैसे ये भी था कि यूएफए ने उनको ट्रांसफर मार्केट 3 सीजन का 3 ट्रांसफर विंडो का उनको बैन दिया था, लेकिन ऑफ कोर्स इन्होंने सेटल वेटल कर लिया था, बोर्ड ने कुछ पैसे वैसे इधर उधर करके थोड़ा सा फाइनेंशियल को संभाल के फिर वो लिफ्ट करवा दिया था सैंक्शन। लेकिन काफी सारे फैंस ये मान रहे कि जिसने डीएमसीजी का ही टेस्ट फेल कर दिया वो यूएफए का टेस्ट तो फेल करेगा ही करेगा, तो जब यूएफए पे बात जाएगी तो वो भी नहीं खेलने देंगे इनको यहाँ पर यूएफए कॉम्पिटिशन। अभी तक खेल सकते हैं, यानी कि वो लीग 2 में जाएंगे और वो यहाँ पे खेल लेंगे। आई थिंक एक केस यहाँ पर वैसे वहां भी हुआ था, प्रीमियर लीग में भी हुआ था, कोई डिमोट हो गया था लेकिन वो एफए कप जीत गए थे, आई थिंक सनदरलैंड था या मेरे को याद नहीं, बट वो फिर यूरोपा खेल गए थे। इसी के बाद बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की। सबसे पहले जेडन सांचो को लेकर खबर ये आई है कि जेडन सांचो चेल्सी नहीं जाएगा, ठीक है। जेडन सांचो को शायद से गैलाटास फेर्नाबाशे ले ले, क्योंकि जोसे मोरिनियो पर्सनली इंटरेस्टेड है जेडन सांचो को रेस्क्यू करने में। मामला देखो ऑफकोर्स जेडन सांचो रैशफोर्ड इन सब के रिगार्डिंग एक ही चीज है और कॉमन भी है, मैनचेस्टर यूनाइटेड साले पैसे फेंकते रहते हैं उन पे कि ये लो उसकी सैलरी। अब फेर्नाबाशे कह रही है कि टैक्स यहाँ पर बहुत कम है तो शायद से वो 10 मिलियन की सैलरी दे भी देंगे, ठीक है। चेल्सी इसलिए नहीं क्योंकि चेल्सी जा रही है विंग पर। अब विंगर से यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड पास एक और प्रॉब्लम है, दैट इज गार्नाचो, और रिसेंटली केस भी सामने निकल के काफी ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन इसमें मैं तुमको एक चीज बता दूं कि शायद से चेल्सी गार्नाचो को साइन नहीं करेगी क्योंकि वो गिटन्स पे जा रही है और डॉर्टमुंड को 65 मिलियन का वो यहां पर ऑफर दे रहे हैं। 65 मिलियन से मेरे को याद आया कि भाई न्यूकासल यूनाइटेड ने भी नॉटिंघम फॉरेस्ट को 45 मिलियन का ऑफर दिया है फॉर एंथनी लांगा, जो कि नॉटिंघम फॉरेस्ट ने रिजेक्ट कर दिया। एंड अगेन आई थिंक अगर ब्रेंटफोर्ड की बात करें जिसको भी अगेन 45 मिलियन लगभग 66 मिलियन डॉलर्स का यूनाइटेड ने ऑफर दिया था एम्बोमो के लिए, उसने भी रिजेक्ट कर दिया था। अब बढ़ा के उन्होंने 15 मिलियन यानी कि 80 मिलियन डॉलर्स लगभग 60 मिलियन यूरोस का ऑफर दिया गया है यहाँ पर, और शायद से ब्रेंटफोर्ड एक्सेप्ट भी कर ले। कॉमन
नॉटिंघम फॉरेस्ट, ब्रेंटफोर्ड, पीएसआर बिल्कुल सही है, कोई पैसों का लफड़ा नहीं है, कोई है भी नहीं, दोनों का प्रोजेक्ट भी अच्छा है, कंपटीशन भी अच्छे खेलते हैं, यूएफए में भी खेल जाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर उनको अपने स्टार प्लेयर्स को बेचने की कोई हड़बड़ी है नहीं। अब अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो यूनाइटेड पर्सनली इंटरेस्टेड है यहाँ पर एनकुंकू में, चेल्सी के एनकुंकू में, और इसलिए सोचा जा रहा था कि शायद से गार्नाचो को उधर भेज देते हैं और उधर से एनकुंकू ले लेते हैं। उनको विंगर चाहिए, अपने को स्ट्राइकर चाहिए, बट मेरे को लगता है कि हाईली अनलाइकली है कि ये होगा। खैर अब बात करते हैं यहाँ पर रियल मैड्रिड की। तो भाई एम्बापे की तबीयत खराब हो गई थी, एम्बापे को फ्लू हो गया था और फ्लू इस कदर सीरियस हो गया था कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब फिलहाल भाई ट्रेन कर रहे हैं, शायद से थर्ड लीग गेम में भी नहीं खेलेंगे, नॉकआउट्स में खेले। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि मैं एम्बापे ने 4-5 किलो लूज कर लिया भाई। जो रियल मैड्रिड की ट्रेनिंग वीडियो थी इसमें एम्बापे लिटरली बहुत पतला, मेरे को लगा भाई इसने कौन ने स्ट्रॉ लगा के खून चूस किया भाई का। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि रियल मैड्रिड की जो मेडिकल टीम है वो किस तरीके से किलियन एम्बापे पे फोकस करते, बिकॉज यहां पर अगर हम टॉप एथलीट्स की बात करें 4-5 किलो गेन करना और 4-5 किलो लूज करना, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। हाउएवर भाई करोड़ रुपए लगते हैं उनकी डाइट पे, हमारे याद नहीं कि आलू पराठे दही के साथ खा के संभाल लेंगे भाई संभाल लेगा अपना। बट डू लेट मी नो कि तुम्हारे हिसाब से क्या तुम इंटरेस्टेड हो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की नए स्क्वाड्स को लेकर? तुमको क्या लगता है कि यहाँ पे आने वाले सीजन में अपर हैंड किसका होगा अगर प्रेडिक्शन की बात हो? और क्या तुमको लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो अभी तक का ट्रांसफर मार्केट में एक्टिविटी रही है वो कितनी बेटर है? और लास्ट सवाल है, क्या आर्सेनल इतनी इनडिसाइसिव है? और जिस तरीके से उनका प्रीमियर लीग का कैंपेन अब हमारे सामने है कि उनको पहले ही सितंबर से पहले पता नहीं कितनी बड़ी टीम से वो खेलेंगे प्रीमियर लीग में, डू यू थिंक कि आर्सेनल आर डेस्परेटली नीड कि भाई उनको डिसाइसिव होना पड़ेगा और उनको एटलीस्ट 3 साइनिंग तो करनी पड़ेगी अगर उनका प्रीमियर लीग जीतने का कोई भी चांस बनता है तो?